नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उड़ीसा में सागर परिक्रमा के 11वें चरण के कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा कार्यक्रम। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की शिरकत। मछुआरा समुदाय के आर्थिक कल्याण में सुधार के सागर परिक्रमा का मकसद। खारे पानी वाले क्षेत्रों में दिया जाएगा झींगा पालन को बढ़ावा। झींगा पालन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मत्स्य पालन विभाग का फैसला। 25 जिलों को केंद्र में रखकर तैयार की जाएगी योजना। झींगा उत्पादन के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। हरियाणा सरकार का राज्य के किसानों को 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला। 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किसान। रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, बीएम प्लाऊ, पावर वीडर कृषि यंत्रों में शामिल। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड का भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ओडिशा के विभिन्न स्थलों पर आयोजित सागर परिक्रमा के 11वें चरण के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 9 जनवरी तक जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री इस आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मछुआरों, विशेष रूप से तटीय मछुआरों और मत्स्य किसानों, युवा मत्स्य उद्यमियों आदि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम कार्यों और पहलों को मछुआरों तक व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। इस सागर परिक्रमा यात्रा की विशेषताओं में मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समीक्षा बैठकें और उनके साथ बातचीत करना शामिल है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को मांडवी, गुजरात से प्रारंभ हुई थी और अब तक सागर परिक्रमा के कुल 10 चरण गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हो चुकी है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम मछुआरा समुदाय के लोगों की कठिनाइयों को समझकर उनके जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार लाता है और ये मछुआरों को उनके द्वार पर ही सरकारी अधिकारियों से मिलने का एक श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से शनिवार को अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत रामसर स्थल चिल्का झील पर 5वां प्रशिक्षण शुरू किया। ये प्रशिक्षण चिल्का झील के स्थानीय समुदाय, नाव मालिकों और वन विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 15-15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। चिल्का विकास प्राधिकरण की मदद से प्रशिक्षण देने और बाद में उन्हें प्रकृति मार्गदर्शक के रूप में प्रमाणित करने के लिए चिल्का झील और उसके आसपास के स्थानीय समुदाय से कुल 60 प्रतिभागियों की पहचान की गई है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अमृत धरोहर पहल के अंतर्गत देश भर में रामसर स्थलों की प्रकृति पर्यटन क्षमता का दोहन करके स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। और खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लीखी ने झींगा उत्पादन के संबंध में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में खारे जल में झींगा पालन की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की, जिसमें खारे पानी वाले जमीन के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और उस पर झींगा पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और इसके लिए इन राज्यों में विशेष रूप से चिन्हित 25 जिलों में रोजगार और आजीविका उत्पन्न करने को लेकर झींगा पालन को अपनाने के साथ झींगा के उपभोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा। और इससे न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। ICAR CIFE रोहतक में उपलब्ध सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने तथा टिकाऊपन और उत्तर भारतीय राज्यों में लवणीय
जलीय कृषि के सतत विकास के लिए रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया जाएगा। भारत दुनिया का पहला झींगा पालन उत्पादक है और मूल्य के लिहाज से भारत के कुल समुद्री भोजन निर्यात में झींगा का योगदान 65% से ज्यादा है। भारत में खारे पानी की जलीय कृषि और लवणता प्रभावित क्षेत्रों में झींगा जलीय कृषि की व्यापक संभावनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। कृषि विभाग हरियाणा द्वारा स्मैम एवं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए राज्य के किसान 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद जिन किसानों का चयन होगा वह किसान कृषि यंत्र निर्माताओं से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। किसानों का चयन लॉटरी की मदद से किया जाएगा। इन कृषि यंत्रों में रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, बैटरी, इलेक्ट्रिक, सौर संचालित पावर वीडर, राइडर ऑन सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार, स्वचालित हाई क्लियरेंस बूम स्प्रेयर, हाई कैपेसिटी चॉफ कटर और विद लोडर और चॉफ कटर, ट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारक, ट्रैक्टर चालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, एमबी प्लाऊ, सब सोइलर तथा ट्रैक्टर चालित पावर वीडर के अतिरिक्त दूसरे कृषि यंत्रों को भी शामिल किया गया है। योजना का लाभ राज्य के उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने बीते 3 वर्षों में इन योजनाओं के तहत लाभ नहीं लिया है। एक किसान अधिकतम 2 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 से 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा और कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवाओं के आवागमन में भी प्रभाव पड़ा है। और शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का आग्रह किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलें और लोगों को राहत मिले। इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड में कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। मोदी की गारंटी की गाड़ी कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत पहुंची तो लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई। मौके पर विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। संकल्प यात्रा नहीं है, यहाँ हर पंचायत में लोगों का इतना ज्यादा उत्साह है और हमें लगता है कि विशेषकर महिलाओं का उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि जितना स्कीम सेंट्रल के द्वारा चल रहा है उसका फायदा लोगों ने ले रखा है और जो नहीं हो पाया है उसको भी लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद लाभुकों के बीच लाखों रुपयों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया।
और कई लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला समेत अन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी पेश की। ये बहुत अच्छा से करेंगे सर, और इसको अच्छा से चलाना है और इस कर्ज को अदा करना है हम लोग। उसमें बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत मैं भरा और 10 दिन के अंदर मेरा अकाउंट में पैसा आ गया। कमाने खाने लायक हो जाएगा, 15 से 20 हज़ार रुपया मुझे इनकम हो जाएगा पर मंथ का। कोडरमा प्रखंड के झुमरी और कर्मा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को चिकित्सकीय सलाह के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र की योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ की पूजा पाठ हिंदू रीति रिवाज के साथ की। रथ के पास बड़ी संख्या में लोग केंद्र की योजना का लाभ उठाने के लिए पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि मोदी की गारंटी के रथ का इंतजार वे पिछले कई दिनों से कर रहे थे। गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से काफी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश और विकसित भारत के संकल्प का वीडियो और चलचित्र का प्रसारण किया गया। केंद्र सरकार की योजना का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं के शिविर लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा पहुंची, जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अपने जीवन में आई आसानी की कहानी साझा की। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ भी ली। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में शुक्रवार को दुखरण नाथ मंदिर और चौक बाजार में प्रचार वाहन से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। जिले के गांव में 10 प्रचार वाहनों के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। प्रचार वाहन से केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नगरवासियों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। कार्यक्रम में आए लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित बुकलेट और कैलेंडर का वितरण किया गया। इसमें पूरे भारत में जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से वो पूरी बातें सबके सामने लाई गई हैं। इसके साथ साथ कैलेंडर्स भी हैं और छोटे छोटे किताबें दी जा रही हैं, बुकलेट दी जा रही हैं कि लोग जान सकें कि क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है। और उन लाभों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये सब व्यवस्था किया गया है कि अगर हम उनको पिक्चराइज माध्यम से दिखा देंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सी योजना हमारे लिए मुफीद है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ का जिक्र किया और साथ ही इन योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी साझा की। हमें कॉलोनी भी मिला, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, राशन भी मिल रहा है, बच्चे की पढ़ाई भी मिली थी। हाँ, सारे व्यवस्था हमें मिल रहा है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अब हमको राशन कार्ड मिल रहा है और मैंने राशन मिल रहा है और उसके बाद में ये किसान निधि मिल रहा है। अब ऐसे खर्चा चल जाता है, जैसे कोई बीमारी आती है, कोई परेशान हो जाता है, कपड़े लत्ते की जरूरत होती है तो काम से खर्चा चलता है। आयुष्मान कार्ड मिली है। हाँ, फिर वैसे हम आँख खोला है, दोनों आँख ऑपरेशन कराया। सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। ये सरकार की ये जो गैस वाली सुविधा ये मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, बराबर राशन मिल रहा है और जो सरकार की सारी सुविधाएं हैं वो हमको उपलब्ध हो रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विकास की अनवरत यात्रा को साल 2047 तक मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
भाव की बात करें तो शनिवार को ध्रोल और बदायूं मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं फतेहपुर और फैजाबाद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि रामपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव रहा 4,630 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 4,680 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 जनवरी को चने का भाव था 6,400 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 6,385 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव रहा 6,300 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,325 रुपए। फैजाबाद मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव था 6,480 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 6,475 रुपए पर आ गया। हालांकि रामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जनवरी को चना 6,450 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सुस्त बनी हुई है। 6 जनवरी को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 5 जनवरी को ग्वार का भाव रहा 5,100 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,055 रुपए पर आ गया। राज्य की ही धनेरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जनवरी को ग्वार का भाव था 5,130 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 210 रुपए टूटकर 4,920 रुपए पर हुए। राजस्थान के विजयनगर मंडी में बीते गुरुवार को ग्वार का भाव था 4,650 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 4,950 रुपए पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,16,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,22,000 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। किसान धान की बुआई कर लें। यहां सरसों के खेत में निराई करते रहें। साथ ही सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई कर लें। वहीं प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। महाराष्ट्र में कपास की चुनाई कर लें। यहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। इस समय गन्ने के खेत में भी सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान बैगन की बुआई कर लें। गुजरात में गन्ने की रोपाई करें।
गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें, गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं, किसान बैगन की तुड़ाई करते रहें, वहीं टमाटर की भी तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई करें। गुजरात में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान लोबिया की कटाई करते रहें, यहीं अरहर की रोपाई कर लें। इसके अलावा काबुली चने की बुआई करें। अभी कद्दू की तुड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बाग में जरूरी उर्वरक डालें। स्ट्रॉबेरी के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में ईडी पर लगातार हो रहे हमले पर कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लोकतांत्रिक नहीं होकर तानाशाह की भूमिका में है। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जो बंगाल में हुआ है वो राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है और ऐसे में अगर बिहार में भी ऐसा होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में आगामी द्विवार्षिक चुनाव में सिक्किम की एक सीट के लिए दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोरजी शेरिंग लेप्चा को उम्मीदवार बनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले रामपथ पर बस स्टॉप का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि मंदिर मार्ग की तैयारी, मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी आदि का जायजा लिया। महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों के लिए मंच तैयार करते हुए 2 दिवसीय तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 चेन्नई में शुरू हुई। तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन का लक्ष्य राज्य को 2030 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विगत 10 साल के दौरान एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो गई हैं। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने करीब 6 साल की बच्ची की दुर्लभ सर्जरी की है। डॉक्टरों का दावा है कि इस तकनीक के जरिए ये दुनिया की सबसे कम उम्र के बच्चे में हुई पहली सर्जरी है। इस तकनीक का नाम है कॉन्शियस सिडेशन टेक्निक। इस तकनीक के जरिए बिना बेहोश किए हुए बच्चे की सर्जरी की गई है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार करगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय करगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरकुलिस विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो साझा कर जानकारी दी। देश और दुनिया से आने वाले सैलानियों के लिए गंगा में आकर्षण का प्रमुख केंद्र साइबेरियन पक्षियों का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है और प्राणी विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही प्रवासी पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। केरल की सुचेता सतीश ने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में हुई है। प्रतिभाशाली कलाकार ने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गीत की अद्भुत प्रस्तुति दी। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।